तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। हमारी आंखों ने जो मिल के देखे वो सारे सपने संभाल रखना। ये जुदाई अपनी तो आरजी है, न दिल में इसका कोई मलाल रखना। तुम्हारी सांसें तुम्हारी धड़कन, सुनो हमारी अमानतें हैं। हमारी खातिर ही जाने जाना, हमेशा अपना ख्याल रखना। मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो फैजान को बहुत परेशान पाया था। आप आगे भैया, मैं निकल रहा था आपको लेने के लिए। वो मुझे देखते ही बोला और मैंने चौंक कर गौर से उसके परेशान चेहरे को देखा। सब खैरी तो है ना फैजी? मेरा दिल किसी अनजाने और परेशान कुन ख्याल के तहत जोर से धड़का था। भैया वो एक्चुअली रोशाने भाभी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। ईसा ने मुझे बताया कि वो बेहोशी में भी मुसलसल आपको पुकार रही है। और भैया प्लीज इस वक्त हमें ही नहीं, रोशी भाभी को भी आपकी मदद की जरूरत है। नफरत और गलत फहमी एक तरफ, मगर ये एक इंसानी जान का मामला है। इंसानियत के नाते भैया प्लीज। कहाँ है रोशी? मैंने इसकी बात काटते हुए पूछा। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं। उससे कदम आगे बढ़ाए तो मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। आईसीयू के बाहर कॉरिडोर में मम्मी, पापा और मूसा भी मौजूद थे। मामा ने मुझे देखकर शदीद नाराजगी समेत मुंह फेर लिया तो मेरे दिल पर जैसे किसी ने बेदर्दी से खंजर फेर दिया था। भैया आगे हैं पापा, अभी इन्हें अंदर जाने दे प्लीज। फैजान के कहने पर पापा ने जवाब में कुछ कहे बगैर मेरा कंधा थपक दिया था। फैजान दरवाजे के करीब पहुंचा और अंदर मौजूद ईसा को इशारा किया। अगले लम्हे ईसा भी दरवाजे पर आ चुका था। मुझे देखकर उसने बेख्तियार सुकून की सांस भरी। आप अंदर आ जाइए भैया, मेरा ख्याल है कि मुझे आपसे कुछ कहना नहीं चाहिए। इस किस्म की सिचुएशन में अगर आप आ गए हैं तो आगे क्या करना है आप ये बेहतर समझते होंगे। उसका लहजा भी किसी हद तक नाराजगी लिए हुए था। मैंने जवाब में गहरी सांस खींची और निगाह का एंगल बदलकर सामने देखा। बेड पर सीने तक सफेद चादर ओढ़े रोशाने लेटी हुई थी। उसके बाजू में ड्रिप, जबकि चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा हुआ था। उसे सांस भी जैसे मुश्किल से आती थी। उसकी आंखों के हल्के कुछ और गहरे हो गए थे। मैं आहिस्तगी से उठा, अपने कदम उठाता उसके नजदीक आ गया था। रोशाने आंखें खोलो। मैंने उसके रेशमी बालों को आहिस्तगी और नरमी से सहलाया तो उसके वजूद में किसी किस्म की हरकत न हुई। मैं आ गया हूं ना रोशी, अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, बिलीव मी। आंखें खोलो, मुझे देखो। मैंने उसका हाथ थाम कर नरमी से दबाया था। ईसा, ईसा। उसके होंठों ने हरकत की और उसकी पुकार पर मैं फिर चौंक उठा। उसके हाथ पर मेरी गिरफ्त बेख्तियार ढीली पड़ गई थी। शक का नाग पूरी शिद्दत से मेरे दिल में फिर से कुलबलाया था। सब लोग एक बार फिर मुझे धोखा दे रहे थे। बेहोशी में वो मेरा नहीं ईसा का नाम पुकार रही थी। मेरे होंठ सख्ती से बिंच गए और मैं जहर खंद मुस्कुराया था। सच और झूठ का पोल कितने खूबसूरत अंदाज में खुला था। मेरा जी चाहा कि मैं अपनी हमाकत और बेवकूफी पर अपना खुद मजाक उड़ाकर हंसूं। था कोई मुझसे बढ़कर पागल? ईसा प्लीज ऑन को रोक लो। उन्हें कहो कि मुझे गलत ना समझे, मैंने सिर्फ उनसे मोहब्बत की है, सिर्फ उन्हें चाहे। ईसा उनसे कहो कि बस मुझे एक बार माफ कर दें, मैं बद किरदार नहीं हूं ईसा, तो मैंने बताओ ना प्लीज। अब वो रोते हुए कह रही थी, उसी बेखबरी की कैफियत में बोल रही थी और मैं जो नफरत और तलखी की इंतहा को छू रहा था जैसे पत्थर का हो गया। ईसा उनको बताओ ना कि मैं अभी मरना नहीं चाहती। उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होते बिल्कुल खत्म हो गई थी और मुझे जैसे झटका लगा था। मैंने चौंक कर उसे देखा। उसके जिस्म को लगने वाले झटके शदीद हो चुके थे। उसकी रंगत एकदम नीली पड़ती जा रही थी। रोशाने, रोशी। मैं जोर से चीखा, उसे झंझोड़ा, मगर वो तो जैसे पत्थर की बन गई थी। मेरे अंदर एकदम डर और वहशत फैलने लगी। ईसा बात सुनो, इसे देखो क्या हो रहा है यार। ईसा, मैं बेसाख्ता चिल्लाया और अगले लम्हे आईसीयू का दरवाजा खुला और ईसा के साथ कुछ और डॉक्टर्स भी बड़ी परेशानी और अफरा तफरी के आलम में अंदर आए थे। उन्होंने रोशाने के घेरा डाल लिया था। अगले कई घंटे शदीद टेंशन के आलम में गुजरे, बेहद आसाब शिकन साबित हुए थे। मामा तो सजदे में गिर गई थी। पापा फोन पर मुलाजिम को किसी भी सूरत बकरा लेकर सदका करने का कह रहे थे और मुझे भी भीगती आंखों वाली उस लड़की की शिद्दतों पर, दीवानगी पर बिलाखिर एतबार
एतबार आज ही गया था जब भी मैं उस लम्हे शिद्दतों से गिड़गिड़ा कर खुदा से उसकी जिंदगी का तलबगार हो गया था और खुदा ने रहम किया था मुझ पर और उसे जिंदगी बख्श दी थी। धीरे धीरे रोशानी सेहतयाब हो रही थी। मामा और पापा ने बाकायदा खुशी मनाई थी, सदका दिए थे, कुरान खानी की गई थी और शुक्राने के तौर पर गरीबों में खाना तकसीम किया गया था। पर उसे तो जैसे कोई चुप सी लगी थी। मेरे सामने तो वो खास तौर पर डर जाती। जिस रोज उसे हॉस्पिटल से घर लाया गया, मामा बहुत खुश थी। मामा प्लीज मुझे चंद दिन अपने साथ रख लेना। जिस वक्त मैं कमरे में आया तो वो मामा की गोद में मुंह छिपाए कह रही थी, अरे बेटा ये आपका अपना घर है, आप यहीं रहोगी। मामा ने जवाब में उसके बाल सहलाए और मोहब्बत से साथ लगाकर कहा। मैं चेयर पर बैठकर दोनों के लाड का मुजाहिरा संजीदगी से देखने लगा। मामा अभी तक मुझसे नाराज थी। मामा मेरा मतलब है कि आप मेरे साथ मेरे कमरे में सोएं। मैं आपके नखरीले बेटे के कमरे में अब खुद से हरगिज नहीं जाऊंगी। पता नहीं क्यों इतने प्राउडी हैं, शायद समझते हैं कि मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती ना। पर मैं बताना चाहती हूँ मामा कि मैं उनके बगैर भी जी सकती हूँ। बहुत सारे लोग मोहब्बत को नहीं पाते और मरते नहीं हैं। मामा ने सड़पड़ाकर पहले उसे और फिर मुझे देखा। मैं मुस्कुराहट कंट्रोल करने की कोशिश में अपने होंठ बंद किए हुए था। मैंने होंठों पर उंगली रखकर मामा को खामोश रहने का इशारा किया। वो कुछ परेशान हुई। शायद लाडली दुलारी बहू के राज बेटे के आगे खुलना उन्हें पसंद नहीं आया था। और मामा चंद दिन आपके साथ रहकर फिर मैं अपनी मामा के घर चली जाऊंगी। और साहब मेहनतें भी करे ना तो भी अब मैंने मुश्किल से ही लिफ्ट दूंगी। जरा नाक से लकीरें निकलवा कर मानोगी, है ना मामा, ताकि आइंदा मुंह फुलाने से पहले जरा सोच समझ कर। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, मैंने गला खंकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो उसकी बात अधूरी रहेगी। उसने एक झटके से सर उठाकर मुझे देखा और फिर शर्मिंदगी से उसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख पड़ गया था। उसने हड़बड़ाकर मामा को देखा और एकदम से चेहरा फेर लिया। मैं उसकी हालत पर हंसता मुस्कुराता जोर से हंस पड़ा था। मामा ने बाकायदा घूर कर मुझे देखा था। खबरदार, जो मेरी बेटी को तंग करने की कोशिश की। हम बात करने नहीं कर रहे तुमसे, चलो भागो यहां से। मैं जोर से खांसा था और खड़ा हुआ हो गया था। मामा को देखकर दोनों हाथों को कानों से लगाया, गोया उनसे माफी मांगी और फिर पलट कर बाहर आ गया। मामा वो सचमुच मुझसे नाराज तो नहीं होगी ना? उफ, उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली हैं। कमरे से निकलते हुए मैंने उसकी घबराहट भरी आवाज सुनी और खुलकर मुस्कुराया था। बहुत अरसे बाद मुझे लगा था कि मेरे दिल पर धरा बोझ सिरक गया हो। जिंदगी की खूबसूरती अब मुझ पर भी जाहिर हो रही थी। मामा को मैंने किसी न किसी तौर पर मना लिया था और जिस रोज मामा उसे मेरे रूम में छोड़ने आई तब तक वो बिल्कुल सेहतमंद और फिर से वैसी ही खूबसूरत हो चुकी थी। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़ तो जा रही हूं, मगर एक बात का ख्याल रखना, ये मुझे बहुत प्यारी है। इसे कोई दुख अगर तुमने दिया ना तो समझ लेना तुमने मुझे दुखी किया है। बस जो बेवकूफियां कर चुके हो वो काफी हैं। पहले इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, क्या बूढ़े होकर बच्चों के बाप बनोगे? उनकी बातें मुझे अच्छा खासा शर्मिंदा कर दिया था। मैंने किसी कदर खफगी से उन्हें देखा, मगर वो बहू साहिबा के लाड उठाने में मसरूफ थी। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। अगर इसने तुम्हें धमकाने या परेशान करने की कोशिश की तो डरने की जरूरत नहीं। बस मुझे बताना, कान खींच कर सीधा ना कर दिया तो फिर कहना। जवाब में उसने जोर और शोर से सर हिलाकर गोया फर्माबरदारी की हद कर दी थी। मामा के जाने के बाद भी मैं उसे खड़ा पाके मैंने किताब बंद कर दी और फिर उसे देखा। आइए मोहतरमा, तशरीफ रखिए। वो अपने नाखून कुरेद रही थी। मेरी बात पर मेरी तरफ मुड़ी, फिर कुछ कहे बगैर जल्दी से बिस्तर पर बैठ गई। थैंक यू, हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताइएगा। मैंने लहजा न चाहते हुए भी तंजिया हो गया था। उसने सट पटाकर मुझे देखा। आई एम सॉरी, आपने शायद मेरी उस दिन वाली बातों को बहुत माइंड किया था ना? अरे मेरी मजाल, मुझे घर से थोड़ी निकलना है आपको कुछ कहकर। मैंने फिर से उसी लहजे में कहा तो वो किसी कदर नाराजगी से मुझे देखने लगी। ऑन प्लीज। क्या प्लीज? मैंने निरूठेपन से कहा तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। आप इतने अच्छे हैं ना, अगर ऐसा होता तो वो सब क्यों करते? बस तरस खाया मुझ पर आपने, और क्या, वरना मोहब्बत तो कोई नहीं करते आप मुझसे। हाँ तो ये क्या कम है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लिया? मैं उसे जानबूझकर छेड़ने लगा। उसने बोझिल पलकें उठाकर कुछ देर मुझे देखा और फिर भराई हुई आवाज में बोली,
जी, एहसान तो बहुत बड़ा है आपका, वरना जिस गलती को की मुर्तकब मैं हुई थी आपने मुझे माफ कर दिया, वही बड़ी बात है। बस रोशी, मैंने बेख्तियार उसका हाथ थाम लिया था। मैं सच बताऊंगा तुम्हें, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत करता हूं, मगर यह सच है कि जब तुम हॉस्पिटल में थी तो मैं तुम्हें खोने के खौफ से बहुत डरा हुआ था। मुझे लगा था कि अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो शायद मैं कभी मुस्कुरा भी नहीं सकूंगा। तुमने मोहब्बत से मेरा उठा हुआ ईमान मुझे लौटाया है। तुमने मुझे बताया है कि मोहब्बत कितनी अनमोल और खास होती है। मुझे तुम्हारा वो बोल्ड स्टेप, जिस पर तुम्हें मुझसे खौफ आता था कि न जाने मैं क्या सोचूं, तुम्हारे हवाले से इसलिए अच्छा लगा रोशी कि तुम अगर ऐसा न करती, मुझसे मोहब्बत को दिल में दबा कर रख लेती, तो मेरी जिंदगी हमेशा वैसे ही रहती, बेरंग, फीकी और वीरान सी। मुझे पता ही न चलता कि मोहब्बत कितनी ताकतवर चीज है। मैं भी भले तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा जरूर। तुम मेरी जिंदगी का बिलाशुबा एक अनमोल सरमाया हो। तुम मेरे लिए बहुत खास हो रोशी। मैं उसकी तरफ बढ़ा और वो मेरी बाहों में सिमट कर मेरे सीने में मुंह छुपाकर आंसू बहाने लगी, तो मैंने बेख्तियार उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया था। नहीं रोशी, आज के दिन ये आंसू नहीं बहेंगे। ये मोहब्बत की जीत के लम्हात है। यहां हम खुशी और मुस्कुराहट को वेलकम करेंगे। मुस्कुराओ, इसलिए कि तुम मुझे मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो। मैंने उसके आंसू पोंछे और फिर झुककर उसकी भीगी भीगी आंखों को चूमा, तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। और खुश तो मैं भी था, पूरे दिल के साथ, एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद। अगली सुबह नमाज के लिए उसने मुझे जगाया। चूंकि टाइम कम था, तभी मैं जल्दी में बात लेकर मस्जिद में चला गया। नमाज के बाद मैं जॉगिंग के लिए चला जाया करता था। वापसी पर उस दिन मुझे देर हुई। वो मेरे इंतजार में लॉन में टहल रही थी और मुझे देखते ही जल्दी से मेरे पास आकर बोली, कहाँ रह गए थे आप, इतनी देर लगा दी। सी ग्रीन खूबसूरत से सूट में सुबह की ताजगी चेहरे पर लिए वो इतनी फ्रेश और इतनी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी कि मैं बस उसे देखता रह गया। ऐसे क्या देख रहे मुझे, जैसे कोई नया लगा हो मेरे चेहरे पर। वो किसी की तरह शर्मा कर बोली, तो मैं भी शरारत से बोला, नया तो है। आप इतनी हसीन पहले तो कभी नहीं लगी जितनी आज लग रही है। मेरे लहजे में जो मानी खेजी थी उसने रोशानी के कानों की लौ तक को सुर्ख कर दिया था। बहुत बदतमीज नहीं हो गया आप, मुझे हल्का सा घूर कर वो बोली, तो मैं जोर से हंस पड़ा। अब ऐसे इल्जाम तो हमें रोज ही सुनने को मिला करेंगे। मैं हंसकर बोला तो वो झुंझलाकर मुझे वहीं छोड़ती आगे बढ़ गई। मैं गुनगुनाते हुए कमरे में आया और तैयार होने लगा। उसी रोज बहुत दिनों बाद मैंने वो वाइट पैंट कोट पहना था जिसमें रुशियाने ने पहली बार मुझे देखा था। बहुत सारा परफ्यूम अपने ऊपर डालकर जब मैं वॉलेट, सेल फोन और चाबी उठाकर जेब में डाला था कि मुझे दरवाजे पर आहट महसूस हुई। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो रुशियाने अंदर आ रही थी। खैरियत तो है ना बेगम साहिबा, आज आपका दिल किचन में क्यों नहीं लग रहा। मैंने उसे छेड़ा तो वो मुझे घूर कर गुस्से से बोली, मैं आपसे नाश्ते को पूछने आई थी। वैसे खैरियत तो है, ये सूट क्यों पहना आप, इरादे खतरनाक लग रहे हैं आपके भी। उसका अंदाज मुझे खुलकर हंसने पर मजबूर कर गया। जब इरादे खतरनाक नहीं थे तब भी सूरत हाल खतरनाक हो गई थी। अब तो खैर फंस ही चुके हैं हम। मैंने बेचारगी से कहा तो वो मुझे देख कर रहेगी। यानी आप पछता रहे हैं? हाँ, नहीं तो हम तो इतने खुश हैं कि धमाल डालने को जी करता है। रियली, वैसे ये टाई की नॉट सही लगी है ना, देखना। मैंने बात करते हुए संजीदगी से कहा तो वो मेरे दाव को समझे बगैर मेरी बातों में आ गई। जैसे ही उसने नजदीक आकर देखना चाहा तो मैंने एकदम उसे अपने बाजू के घेरे में कैद कर लिया और जोर से हंस पड़ा। मोहतरमा, साबित हुआ कि आप हरगिज भी चालाक नहीं। फंस गई ना मेरे झांसे में। यू चीटर, छोड़े मुझे ऑन। उसने शर्माकर मेरे कंधे पर हाथ का मुक्का मारते हुए कहा, कैसे छोड़ दूं यार, दिल कर है ना तुमसे प्यार करने को। और फिर ऑफिस जाना था, कहां आती है हाथ आती रात से पहले तुम। मैं अभी तक हंसकर बोल रहा था, वो कुछ देर मुझे मसनूई गुस्से से घूरती रही और फिर मुस्कुराकर मेरे सीने पर सर रख दिया और मेरे अंदर जैसे कई जन्मों का सुकून उतरता चला गया था। उसके बाद बहुत सारे दिन वैसे ही अच्छे और खुशी में बीतते चले गए थे। जिंदगी से मुझे जैसे सारे शिकवे खत्म हो गए थे, सारे दुख धुल गए थे। मैं अपनी जिंदगी में मगन हो गया था कि एक के एक बार फिर अबू दाऊद ने मेरी जिंदगी में हलचल मचा दी। पहले उसका फोन आया था, कैसे हो ऑन मुर्तजा। उसके दोस्ताना लहजे पर मैं तंजिया सा मुस्कुराकर बोला, तुम्हें मेरी खरीद से क्या लेना देना।
ऑन यार प्लीज छोड़ दो अब इन बातों को। वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था और मैं हैरान था। किन बातों को? यही यार, दुश्मनी की बातें। मैं थक गया हूं। पता नहीं वो वाकई थका हुआ लग रहा था या मुझे लग रहा था। बहरहाल अब मैं उसके किसी फरेब में नहीं आना चाहता था। लिसन अबू दाऊद, मैं तुमसे किसी भी टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। बेहतर होगा कि आइंदा मुझसे तुम किसी किस्म का कोई कांटेक्ट न करो। मैंने गुस्से से कहा और कॉल बंद कर दी। मेरा मूड ऑफ हो चुका था। कौन था ऑन? रुशानी के सवाल पर मैंने चौंक कर उसे देखते हुए कहा, अबू दाऊद था। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? वो सिरक कर मेरे करीब आकर पूछने लगी। मैं अपने हॉर्न बंद किए कुछ देर खामोश रहा तो उसने बेचैनी से मुझसे पूछा, ऑन प्लीज बताए ना मुझे, हिजाब कैसी है? मुझे नहीं पता ना। मैंने नहीं पूछा। उसने बात भी नहीं की। मेरा लहजा अभी भी वैसा ही था। वो कुछ देर को चुप होकर बोली, आपको पूछना चाहिए था ना ऑन। क्यों? क्यों पूछना चाहिए था? क्यों पूछूं मैं? उसने जो कुछ मेरे साथ किया उसके बाद इसकी गुंजाइश निकलती है क्या? हरगिज नहीं। मेरा लहजा गुस्से से भरा हुआ था। वो कुछ डर सी गई और मुझे भी अपने रवैये का एहसास हुआ था। आई एम सॉरी। मेरे किसी कदर धीमे लहजे में कहने पर उसने गहरी सांस भरते हुए फिर रसानियत भरे अंदाज में मेरे बाजू पर अपने दोनों हाथ रखकर नरमी से कहा, आपको पता है ऑन, हिजाब वहां जाना नहीं चाहती थी मगर फिर भी वो चली गई, और वो भी अपनी मर्जी से। क्यों? क्या आपने कभी सोचा नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया? नहीं सोचा मैंने, और मुझे कोई जरूरत भी नहीं है रोशी। प्लीज तुम मुझसे इस टॉपिक पर बात मत करो। मैं किसी के दर्द दुख में मुब्तला होकर बोला तो रोशानी ने सर को ना मिलाते हुए कहा, इस तरह तो मसले हल नहीं होते ना ऑन। अच्छा, फिर क्या चाहती हो तुम, बोलो। देखिए ऑन, मैंने बहुत गौर किया इस बात पर कि जब हिजाब वहां गई तो उन दिनों आपका एक्सीडेंट हुआ था ना। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे अबू दाऊद ने इस मौके से फायदा उठाया होगा। उसने किसी न किसी तरह के हिजाब को टॉर्चर किया होगा कि वो ये कदम उठाने पर मजबूर होगी। वो वहां नहीं जाना चाहती थी ऑन। जिस रोज आपका एक्सीडेंट हुआ उसी रोज मेरी हिजाब से खुलकर इस टॉपिक पर बात हुई थी। उसने अपना नजरिया साफ मुझ पर आश्कार किया था और मुझे बताया था कि उसके दिल में अबू दाऊद के लिए कोई गुंजाइश नहीं। उस रोज ऑन मैंने अपनी हर कोशिश छोड़ दी थी। एक औरत होने की हैसियत से मैं जानती हूं कि अगर औरत के दिल में गुंजाइश ना हो तो फिर किसी नापसंदीदा इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। रोशानी की बात ने मुझे गुमसुम करके रख दिया था। हिजाब मुझे कितनी प्यारी थी ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं थी। अबू दाऊद इससे पहले भी मुझे चैलेंज कर चुका था कि वो हिजाब को छीन कर और मेरे खिलाफ बयान दिलवा कर दिखाएगा। यकीनन ये उसी की किसी घटिया चाल का नतीजा था। मुझे लगा कि मेरा दिल घबराने लगा है। अगर ये सच था तो हिजाब मेरी वजह से उस कैद खाने में अपने आप को डाल गई थी और मैं उल्टा उससे बदगुमान होकर बैठ गया था। क्या मेरी यही मोहब्बत थी बस? मुझे खुद पर अफसोस होने लगा था। मेरी परेशानी इतनी बड़ी कि मैं बेख्याली में सिगरेट लगाने लगा कि तभी रोशानी ने मेरे हाथ से सिगरेट केस और लाइटर ले लिया। नहीं ऑन, आप ऐसा नहीं करेंगे। उसके लहजे में धौंस थी ना जबरदस्ती, बस मोहब्बत थी, मेरी केयर थी। मैंने कुछ कहे बगैर अपनी जलती आंखें बंद कर ली थी। ऑन, ये भी तो मसले का हल नहीं है ना। प्लीज आप थोड़ा पॉजिटिव अंदाज में सोचिए ना। मैं क्या करूं रोशी? हाँ, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे लहजे में बेचारगी और लाचारी थी। आप ये बताएं कि अबू दाऊद क्या कह रहे थे आपसे? कुछ नहीं, वो कह रहा था कि सब बातें भूल जाऊं। मैं जानता हूं कि अभी भी वो ड्रामा कर रहा है। पूरे का पूरा खबीस इंसान है वो। मैं गुस्से से बोला और फिर एहसास होने लगा तो मैं एकदम धीमा सा पड़ गया था। देखो रोशी, मुझे इस पर कोई एतमाद नहीं। वो बहुत ही झूठा इंसान है। या तुम ये समझ लो कि मैं उससे दूसरी मर्तबा धोखा नहीं खाना चाहता। लेकिन ऑन, ये भी तो देखें कि हमारी दुखती रग उसके हाथ में है, हिजाब है उसके पास। रोशी की बात पर मैं एक बार फिर परेशान हो गया तो उसने मेरी परेशानी को महसूस करते हुए मुझसे कहा, आप उसकी बात सुने कि वो क्या कहना चाहता है। ऑन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छाई की खातिर कोशिश करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर नतीजे निकलते हैं। उसकी बात पे वजन था और मैं उसकी बात माने बगैर रह नहीं सका था। उससे अगले दिन जब मैंने खुद उससे कांटेक्ट करने का इरादा नहीं रखता था, वो ऑफिस मुझसे मिलने चला आया और उसे सामने पाकर मेरे माथे पर एकदम गुस्सा आया था। अस्सलाम वालेकुम। वो कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर वो पहले के निस्बत कुछ कमजोर लग रहा था। मैं कुछ कहे बगैर उसे घूरता रहा।
सलाम का जवाब तो दे दो यार। वो फीके से अंदाज में मुस्कुराया तो मैंने कहा, जिनसे दुश्मनी और नफरत का रिश्ता हो उन पर सलामती नहीं भेजी जाती। मेरी बात पर उसका चेहरा कुछ लम्हे के लिए तारीक हो गया था। चंद लम्हे तो वो कुछ बोल ही न सका। ऑन, क्या ऐसा नहीं हो सकता यार कि तुम मुझे माफ कर दो? पुरानी बातों को किसी भयानक ख्वाब की तरह भूल जाओ। प्लीज ऑन, मुझे बस एक मौका तो दो। नहीं अबू दाऊद, मैं तुम्हें एक से ज्यादा मौके दे चुका हूं, मगर तुमने साबित किया कि तुम बदफितरत इंसान हो। अब मैं तुमसे कैसे बार बार धोखा खाता रहूं? मेरे लहजे में गुर्राहट दर आई थी। वो परेशानी की कैफियत में होंठ कुचलता मुझे देखता रहा। तुम ठीक कहते हो ऑन, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया, मगर ऑन में हिजाब को खुश नहीं रख पा रहा यार। उस दिन से जैसे मैंने उसे मुकम्मल तौर पर खो दिया है। जब मैंने उसे जबरदस्ती कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही दिलवाई थी, वो मुझसे इतनी खफा हो चुकी है ऑन के मुझसे बात तक नहीं करती। उसकी तरफ से मैं जियूं या मरूं उसे कोई परवाह नहीं। हाँ तो बिल्कुल ठीक करी है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम हो ही इस काबिल। मैंने फिर गुस्से से कहा तो वो कुछ देर परेशान नजरों से मुझे देखता रहा और फिर उसने सर झुका लिया। पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे उसकी आंखें झिलमिला गई हो। तो तुम मुझे माफ नहीं करोगे, है ना? हाँ बिल्कुल। इस खुशफहमी को अपने दिल से निकाल दो अबू दाऊद। मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी इस ड्रामेबाजी की। अब तो मेरे पास ऐसा कुछ खोने को है भी नहीं जिसकी वजह से तुम अभी तक मेरे पीछे पड़े हो। मैं एकदम फट कर बोला तो उसने जैसे एक सर्द आह भरते हो कहा, हाँ, तुम सही कहते हो। मैं अपने मतलब की खातिर ही तुम्हारी तरफ आया हूं। अब भी उसी मकसद की वजह से। मैं हिजाब को खोने के खौफ से डरता हूं। वो हर गुजरते लम्हे मुझसे नहीं, जिंदगी से भी दूर हो रही है। और मैंने जान लिया कि मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती। मैंने जबरदस्ती उसे हासिल कर लिया, तुमसे छीन लिया, मगर मैं उसके दिल से तुम्हारी मोहब्बत निकाल कर अपनी मोहब्बत डालने में किस बुरी तरह नाकाम हुआ, इसका अंदाजा तुम्हें मेरी हालत देखकर हो गया होगा। तुम मेरी आखिरी उम्मीद थे ऑन। मेरी तुम्हारे पास आने की वजह मैं खुद नहीं, हिजाब ही थी। तुम्हें इससे बहुत मोहब्बत थी और मैं समझता था कि यह मोहब्बत ही है जो इंसान को हर मुश्किल और कठिन काम के लिए भी तैयार कर सकती है। जैसे मुझ जैसे इंसान का माफी मांगना, किसी के आगे गिड़गिड़ाना। तुमने गौर किया कि मैं क्यों बेबस हूं? खैर, जाने देता हूं। मेरा ख्याल है कि वक्त बीत चुका है। मेरे सारे कसूर और गुनाह हिजाब के खाते में दर्ज हो चुके हैं। तुम्हारा रवैया मुझे बता सकता है कि खुदा ने भी मेरी तौबा कबूल नहीं की। मुझे इनसे इंसान को वैसे भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। मैं इस काबिल नहीं हूं कि इतने दिल उजाड़े और फिर अपने मकसद के टाइम अब इतनी आसानी से मुझे माफ कर दिया जाए। वो जैसे खुद से बातें कर रहा था और उसका अंदाज बहुत ही अफसोस और गमज़दा था। वो उठकर चला गया और मैं उसके चले जाने के बहुत देर तक बाद भी उसके रवैये, उसके अंदाज में सच और झूठ की परख करता रहा। मैं किससे जाके कहूं हाल दीदाए गम का कि मेरे दुख से तो आगाह मेरी मां भी नहीं। वो बार बार मुझे आजमाए जाता है, ये जानता भी है कोई अपने दरमियान भी नहीं। ये बारिशें भी तो कच्ची छतों की दुश्मन है, मगर यहां तो मेरे सर पर साहिबां भी नहीं। न जाने कितना वक्त बीत गया था। मैंने तो हिसाब किताब रखना भी छोड़ दिया था कि जिंदगी में अजियत, कर्ब और बेबसी का नाम होकर रह गई थी। जिस रोज अबू दाऊद ने मुझे इस औरत की वजह से अपने कमरे से चले जाने का कहा था, उसके बाद मैं दोबारा उसके रूम में नहीं गई थी। उसके कहने, बुलाने, यहां तक कि मजबूर करने के बावजूद जब उसका दिल चाहता वो खुद मेरे पास आ जाता। पता नहीं वैसा क्यों हो रहा था। टूटा टूटा सा, बिखरा हुआ, मुझे ऐसे देखता जैसे निगाह के रास्ते दिल में महफूज कर रहा हो। उसके हर रवैये, हर अंदाज में तब्दीली थी। इतनी बेहिसी ओढ़ लेने के बावजूद मुझे उसका केयरिंग अंदाज, दिलजोई की मुशक्कतें महसूस होने लगी थी। बजाय अच्छा लगने के मेरा दिल घबराहट का शिकार होने लगता। यह सच है कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। वो कभी भी मेरा खैर खास साबित नहीं हुआ था। उसने हमेशा मुझे तोड़ा था, अपना मकसद हासिल किया था मेरी वजह से। इस तब्दीली और इस बदलाव के पीछे उसका क्या मकसद था अभी तक साफ जाहिर नहीं हुआ था, मगर मैं दिली तौर पर मुंतजिर थी कि वो अपनी असलियत समेत मुझ पर खुल जाए। उसामा के रोने की आवाज पर मैं अपने ख्यालात से चौंक उठी थी। उसामा सोते से जाग गया था, शायद उसे भूख लगी थी। मैंने उसका फीडर उठाया जो खाली था। मैंने रजिया को बुलाने के लिए इंटरकॉम पर राब्ता किया, मगर शायद वो किचन में नहीं थी। तभी तो घंटी बजती रही और उसने रिसीवर नहीं उठाया। एक गहरी सांस लेकर मैं खुद उठी थी।
उसामा को कंधे से लगाए फीडर हाथ में लिए मैं किचन में पहुंची तो रजिया वहां बर्तन धोने में मसरूफ थी। मुझे एकदम उस पर शदीद गुस्सा आया था। किस दुनिया में हो तुम? कब से मैं इंटरकॉम पर कॉल कर रही हूं? मेरे तेवर देखकर वो बेर तरह से घबरा कर बोली। कब बेगम साहिबा? मैं तो जी अभी साहब के कमरे से बाहर आई हूं। चाय मंगवाई थी उन्होंने, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप। अच्छा ठीक है, ये फीडर अच्छी तरह से धोकर दूध बॉयल करके जरा जल्दी से डालकर दे जाना। मैं बच्चे का फीडर उसकी तरफ बढ़ाकर वापस मुड़ी थी कि उसने मुझे बेसाख्ता पुकारा। आपके लिए नाश्ता तैयार कर दूं? मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे, मगर खाने को अभी भी कुछ दिल नहीं चाह रहा था। और ये दाऊद, ये ऑफिस भला क्यों नहीं गए? मेरा जहन अभी तक उलझा था, मगर मैंने इस बात को इतनी अहमियत नहीं दी। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं, बस तुम फीडर तैयार करके दे जाना। अच्छा ठीक है जी। और बीवी साहिबा, वो साहब ने भी नाश्ता नहीं किया जी। मैंने अभी एक कदम बढ़ाया था कि उसने किसी कदर झिझक कर मुझे बताया। शायद वो इस बात से डर रही थी कि मैं उसे डांट न दूं। हमारे जो फासले और दूरियां और रंजिशें थी, उनसे रजिया भी पूरी तरह आगाह थी कि हर वक्त वो घर में रहती थी। हालात को उससे छिपाना मुमकिन नहीं था। फिर हम दोनों को परवाह भी तो नहीं थी। हाँ तो मुझे क्या इससे, जब दिल चाहेगा कर लेंगे। मुझे एकदम गुस्सा आया था। मैंने किसी कदर तलखी से जवाब दिया तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। वो जी, मेरा मतलब है कि उनकी तबीयत कल रात से बहुत ही ज्यादा खराब है। कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया। अभी भी जब चाय लेकर गई तो खामोश लेटे रहे। मैंने आवाजें भी दी मगर बोले नहीं। मुझे तो डर लग रहा है जी, शायद उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। रज़िया की लंबी बात ने मेरे चेहरे की नागवारी में मजीद इजाफा कर दिया था। ज्यादा खराब हो तो मुझे क्यों बता रही हो? मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं। इतनी हमदर्दी है उनसे तो जाकर डॉक्टर को फोन करो। मैंने शदीद गुस्से में उसे बुरी तरह झाड़ कर रख दिया था और इसी गुस्से में वहां से चली आई थी। उसामा मेरे कंधे से लगा था। फिर वो सो गया था, मगर मैं बेख्याली में उसे साथ लिपटाए थपकती और टहलती रही। 5 मिनट बाद ही रजिया फीडर समेत पहुंच गई थी। बीबी जी, फीडर ले लें। उसकी आवाज पर मैं चौंकी और फीडर उसके हाथ से ले लिया था। सुनो रजिया, क्या हाल है अब उनका? मेरे लबू से बेख्तियार ये बात निकली तो जिसने मुझे खुद हैरान कर दिया था, और वो भी कुछ हैरान होकर मुड़ी। किन का जी? तुम्हारे साहब का। और कौन बीमार है यहां पर? मैं बुरी तरह झिला कर बोली तो वो कदरे डर कर बोली, पता नहीं जी, मैं तो दोबारा उनके कमरे में नहीं गई। हाँ तो जाओ ना, अगर डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर को कॉल करो। नॉनसेंस। पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा था और वो डरी सहमी मुझे देखती रही और फिर तेजी से पलट कर भाग गई। मैं कितनी देर यूं ही होंठ पीछे खड़ी रही। मेरा चेहरा तना हुआ था और दिल में न जाने क्यों परेशानी भी आ चुकी थी। क्या मैं अबू दाऊद की वजह से परेशान थी? अपने सवाल ने मुझे खुद हैरान कर दिया था। मैंने सोए हुए उसामा को बेड पर लेटाया और उसके मुंह में फीडर लगाकर कुछ देर उसे थपका था। कंबल उस पर बराबर करके मैं सीधी होकर खड़ी होकर कुछ लम्हे सोचती रही, फिर पलट कर बाहर आ गई। रजिया किचन में मसरूफ थी। मुझे देखकर एकदम अलर्ट नजर आने लगी। बीबी साहिबा, नाश्ता बना दूं आपका? पहले तुम ये बताओ कि तुम गई थी अबू दाऊद के कमरे में? जी, मगर उन्होंने डॉक्टर को बुलाने से मना कर दिया है। क्यों? क्या तबीयत ठीक होगी उनकी? मेरे सवाल पर उसने सर को नाम हिलाते हुए कहा, नहीं जी, तबीयत तो वैसी है, मगर डॉक्टर को बुलाने से मना कर दिया उन्होंने। रजिया की बात पर मैं होंठ बीचे खड़ी रही, फिर कुछ कहे बगैर मुड़कर अपने कमरे की तरफ जाते जाते न जाने क्यों मेरे कदम अबू दाऊद के रूम की तरफ उठ गए थे। रजिया, तुम दफा हो जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो कंबल से मुंह निकाले बगैर जोर से धाड़े थे। मैं एक पल को वहीं थम गई। जी चाहा कि यहीं से पलट जाऊं, मगर मसला यह था कि मैं अबू दाऊद की तरह ना तो कोई बहस थी ना सफाक। मैं चाहकर भी इतनी केयरलेस नहीं रह सकती थी। हाउ डेयर यू! तुम्हें सुनता नहीं है कि? मैंने आगे बढ़कर उनके चेहरे से कंबल हटाया तो वो खतरनाक गुस्से के साथ फनकारते हुए उठे थे, मगर मुझ पर निगाह पड़ते ही जैसे एकदम खामोश हो गए। क्या था उनकी बेतहाशा सुर्ख आंखों में? गैर यकीनी हैरत। मैंने गहरी सांस भरी और उनके दहकते हुए चेहरे को देखा। वो तो जैसे मस्मराइज हो गए थे। काफी देर मुझे देखे जा रहे थे। मुझे बेहद उलझन हुई और गुस्सा भी आया था। डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाने दे रहे आप? क्योंकि मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन मरीज को डॉक्टर की जरूरत होती है। अच्छा, लेकिन हर मरीज को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। वो मुझे उसी तरह देखते हुए अपनी बात पर जोर देकर बोले तो मुझे गुस्सा आने लगा। अच्छा, बहुत खूब।
फिर अगर आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है तो किसकी जरूरत है, बताएं मुझे। तुम्हारी मोहब्बत की। वो तो जैसे मेरे किसी ऐसे ही सवाल के मुंतजिर थे, इतनी जल्दी से बोले और लहजे में इतनी शिद्दत और लपक थी जिसने मुझे जकड़ सा लिया, मगर मुझे झुंझलाहट ने घेर लिया था। ये डायलॉग्स कहीं और जाकर झाड़िएगा, समझे आप? फजूल आपकी बातें। मेरी बात के जवाब में खामोश रही। वो बस बेड ग्राउंड से टेक लगाए मुझे देखते रहे और फिर उन्होंने सिगरेट सुलगा लिया था। मैं डॉक्टर को कॉल करी हूं, कोई जरूरत नहीं ड्रामा करने की, चेकअप भी कराइएगा और दवा भी खानी होगी आपने। मैंने किसी कदर गुस्से से कहा और पलट कर बाहर आ गई। फिर पहले मैंने डॉक्टर को कॉल की, फिर किचन में आकर रजिया से नाश्ता तैयार करने को कहा। दरअसल मैं खुद को केयरलेस जाहिर करना चाहती थी। रजिया ने जितनी देर नाश्ता तैयार किया, इतनी देर में जानबूझकर हर सोच को जहन से झटकने की कोशिश करती रही। वहीं किचन की खिड़की से मैंने डॉक्टर को वॉचमैन के हमरा दाऊद के रूम की तरफ जाते देखा। रजिया ने नाश्ते के लवाजमात मेरे आगे रखे तो मैं बेदिली से नाश्ता करने में मसरूफ होगी, मगर चंद निवालों से ज्यादा मैं खा नहीं सकी। परेशानी की वजह साफ थी, मगर मैं मानने से एतराफ कर रही थी। चाय का मग होंठों से लगाते मैंने रजिया को बर्तन उठाने का इशारा किया और खुद उठकर अपने कमरे में आ गई। मैं जानती थी कि अबू दाऊद को मेरी जरूरत है, मगर मैं इस जरूरत को पूरा करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। मेरे दिल में सच्ची बात यह है कि कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं थी। वो जानता ही नहीं था कि उसका कैसा अजीम नुकसान हो चुका था। मेरे हम सफर, तुझे क्या खबर, ये जो वक्त है किसी धूप छांव के खेल सा। इसे देखते इसे झेलते मेरी आंख गर्द से अट गई है। मेरे ख्वाब रेत में खो गए, मेरे हाथ बर्फ से हो गए। मेरे बेखबर तेरे नाम पर वो जो फूल खिलते थे होंठ पर, वो जो दीप जलते थे बाम पर, वो नहीं रहे। वो नहीं रहे कि जो एक रब था दरमियां, वो बिखर गया। वो हवा चली किसी शाम, ऐसी हवा चली कि जो बर्ग थे सरे शाख जा वो गिरा दिए। वो जो हर्फ दर्ज थे रेत पर, वो उड़ा दिए। वो जो रस्तों के तायुन थे, वो जो मंजिलों के अमीन थे, वो निशाम ने पा भी मिटा दिए। मैंने खाली मग टेबल पर रखा था कि तभी दरवाजा नॉक हुआ। मैंने गर्दन मोड़े बगैर रजिया को अंदर आने की इजाजत दी। बीवी साहिबा, डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। रजिया की बात ने मेरी पेशानी शिकन आलूद कर दी थी। मैंने निरूठेपन से पूछा, क्या बात? हाँ। वो कुछ घबरा कर बोली, पता नहीं जी, उन्होंने तो बस मुझे आपको बुलाने का कहा है। मैंने जवाब में होंठ बींच लिए और फिर कुछ कहे बगैर इससे पहले दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। दुपट्टा ठीक करते हुए मैंने दाऊद के कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी दरवाजा खुला और डॉक्टर साहब बाहर निकल आए। मुझे देखकर बोले, मिसेस दाऊद, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए। देखिए, आपके दाऊद साहब से कोई झगड़ा चल रहा है। उनका लहजा गो के मोहतात था, इसके बावजूद मुझे काफी गुस्सा आया। मैंने सर्द निगाहों से उन्हें देखा तो वो कुछ गड़बड़ा कर बोले, देखिए मैम, प्लीज आप माइंड मत करें। मैं पर्सनल नहीं हो रहा आप लोगों के साथ, मगर दाऊद साहब की जो हालत है उसकी पेश नजर मैंने आपसे बात करना जरूरी समझा है। वो किसी किस्म के ताउन को तैयार नहीं। चेकअप तो करा लिया, मगर दवा लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। सिगरेट और शराब उनके लिए जहर कातिल की तरह है, मगर वो मुसलसल इन दो चीजों के इस्तेमाल की वजह से अपने आप को तेजी से तबाह कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि वो जैसे किसी जिद में जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। आप वाइफ है उनकी, इतना तो समझती होंगी। बहरहाल आपसे ये सब कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप प्लीज आप कुछ करें उनकी बेहतरी की खातिर, वरना खुदा ना खास्ता। डॉक्टर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। फिर अपना बैग संभाले वहां से चले गए और मैं अपनी जगह पर साकिन खड़ी रह गई, यूं जैसे समझ ना पा रही हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे उनकी बात याद है जो आखिरी बार मुझे मनाने को उन्होंने कही थी, मुझे छोड़कर मत जाओ हनी, मुझे माफ कर दो, मान जाओ हिजाब। याद रखना, अगर तुम न मानी और मुझे तन्हा छोड़कर चली गई तो मैं सारी रात यहां बैठकर ड्रिंक करता रहूंगा। उनके लहजे में एक ही वक्त में लज्जाजत और हठधर्मी थी, मगर मैंने कोई परवाह नहीं की थी और अपने कमरे में आ गई थी तो उन्होंने अपनी भी बात पूरी की थी। अगली सुबह रजिया ने उनके कमरे की सफाई करते हुए 3 से 4 ताज़ा खाली होने वाली बोतलें निकालकर डस्टबिन में फेंकी थी और एशट्रे में जो सिगरेट की राख का ढेर था वो भी अलग था। अबू दाऊद बहुत जिद्दी इंसान था, उसका मनाने और माफी मांगने का अंदाज भी अलग था। मैं किस हद तक उसकी जिद और हठधर्मी के सामने ठहरती कि उधर तो वो हाल है कि कोई गुमान कोई वादा तलाश करता है, वो वापसी का इरादा तलाश करता है। वो रेत करके मेरे ख्वाबों की जमीनों को मेरे वजूद में दरिया तलाश करता है।
वहां से पलटने के बजाय मैं उनके कमरे में आ गई थी, मगर बुरी तरह से गुस्से में। यह गुस्सा उन्हें सिगरेट फूंकते देखकर कुछ और बढ़ गया था। क्या तकलीफ है आपको? हाँ, क्यों जान मुसीबत में डाली है आपने अपनी? आखिर आप सुधर क्यों नहीं जाते? सिगरेट उनसे झपट कर मैं बेदरगुन पर बरस पड़ी थी। हिजाब हनी, अपना हाथ जला रही है ना तुमने? अकल तो बिल्कुल नहीं है तुम्हें। बेख्याली में उनसे सिगरेट छीनकर मैंने अपनी मुट्ठी में दबा लिया था। मुझे एहसास तक न था कि गुस्सा मेरे दिमाग को चढ़ा हुआ था, मगर उनकी तवज्जो के शायद सभी अंदाज मेरी तरफ लगे हुए थे। वो जैसे मेरी तकलीफ के एहसास करके तड़प उठे। सबसे पहले मेरी बंद मुट्ठी खोलकर सिगरेट उठाकर फेंका और फिर झुलस जाने वाली हथेली की जिल्द को परेशान कुन नजरों से देखने के बाद दराज से मरहम ढूंढकर लगाने में मसरूफ हो गए। उनके अंदाज की अपनाई तवज्जो और मोहब्बत लूट लेने वाली और जकड़ लेने वाली थी। मैं तो हैरान होकर उन्हें देखती रहेगी। कुछ फर्क पड़ा तुम्हारी तकलीफ को? मरहम लगाकर उन्होंने सर ऊंचा करके मुझसे पूछा तो मैं उस खोई खोई कैफियत में से निकलकर चौंक गई थी। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, समझे आप? मैंने कहा भी था कि इस किस्म के ड्रामे मत किया करें मेरे साथ। मैं जिससे भड़क उठी थी। उन्होंने कुछ देर मुझे देखा और फिर गहरी सांस भरकर बोले, ये ड्रामा नहीं है हिजाब, ये मोहब्बत है। प्लीज इनफ नाउ। मैं चीखी तो वो चुपचाप मेरा सुर्ख चेहरा देखते रहे। मुझे गुस्सा आने लगा था। वो डॉक्टर क्या कह रहे थे? आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते? और ये ड्रिंक और स्मोकिंग छोड़ क्यों नहीं देते आप? हाँ, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज तुम्हें मेरी क्या परवाह, मैं मरूं या जीऊं। वो किसी के अंदर गुस्से भरे आवाज में बोले तो मैंने जवाब में सुलगती निगाहों से उन्हें देखा। मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कोई मेरे सर चढ़कर मरे मुझे यह भी गवारा नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम ऐसा मत सोचो। उन्होंने जैसे हारे अंदाज में कहा तो मैं गुस्से भरी निगाहों से उन्हें देखती रही। हिजाब, तुम बस मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि सारे दुख भूल जाओगी। अब की बार जैसे वो गिड़गिड़ाने लगे और मेरा चेहरा कंट्रोल करने के बावजूद सुर्ख पड़ गया था। मैं कर दूंगी माफ, मगर मेरी भी एक शर्त है। सच में? बताओ मुझे, क्या शर्त है तुम्हारी? एकदम वो खुश होकर बोले तो मैंने कहा, मुझे मेरे वही ऑन भैया लौटा दें जो आपकी वजह से छिन गए। मुझे मेरी मम्मा की मोहब्बत, मेरे पापा की शफकत दे सकते हैं आप? नहीं ना, तो मैं भी आपको माफ नहीं कर सकती। मैं बेसाख्ता चीखती चली गई जबकि वो खामोश होकर मुझे देखते रहे। मैं रोते हुए वहां से उठकर अपने कमरे में भाग आई थी। मेरे सर में शदीद दर्द था। दवा लेकर मैं सो गई थी और दोबारा आंख खोलने पर मैंने रजिया को देखा। वो मेरे ऊपर झुकी हुई थी। शायद उसी ने मुझे जगाया था। बीबी साहिबा उठे, साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। गुलखान ने बताया कि वो अपने कमरे में गिरे हुए थे। उसी ने उन्हें उठाकर बेड पर लेटा है, मगर उन्हें होश नहीं आ रहा। रजिया बेहद घबराई हुई थी। मैं एकदम सर्द पड़ गई और फिर मैं एकदम उठी और दुपट्टे और चप्पल की परवाह किए बगैर दौड़ती हुई अबू दाऊद के रूम में आ गई। गुलखान और माली का लड़का दोनों ही अंदर थे। वो अबू दाऊद को होश में लाने की कोशिशें कर रहे थे। तुम दोनों यहां क्या झक मारे हो? जाओ डॉक्टर को बुलाकर लाओ। मैंने बेसाख्ता गुस्से में चीख कर कहा तो वो दोनों घबराकर बाहर चले गए। मैं दौड़कर अबू दाऊद के पास आ गई। वो कुछ बेतरतीब से अंदाज में बिस्तर पर लेटे थे। उनकी शर्ट भीगी हुई थी और उनकी लंबी पलकों वाली गुलाफी आंखें सख्ती से बंद थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उनके माथे को छुआ तो जैसे सख्त परेशानी में मुब्तला होगी। मैं बिस्तर पर उनके सरहाने आकर बैठी थी। फिर जैसे तैसे उन्हें सीधा किया और अपने दुपट्टे से उनका पानी से तर चेहरा और जिस्म खुश करने के बाद कंबल बराबर कर दिया। अबू दाऊद, मैंने उन्हें पुकारा और आहिस्तगी से उनके रुखसार थपथपाए, मगर उनके जिस्म में किसी किस्म की कोई हरकत न हुई। बहुत जिद्दी हैं ना आप? अपनी बात मनवाने को जब और कोई तरीका नहीं सूझा तो अपनी जान के दुश्मन हो गए। मेरा दिल इतना नर्म हो रहा था कि मैं बेख्तियार रो पड़ी। हट धर्मी जिद और धौंस जबरदस्ती से भी भला दिल फतह होते हैं अबू दाऊद, मगर आपने तो मुझे ऐसे भी जीत लिया है। मैं हारी हुई तो हूं, क्यों मुझसे मेरी अना और झूठा भरम भी छीन लेना चाहते हैं? इतने सितम तोड़े हैं आपने मुझ पर, मेरी जरा सी बेरुखी बर्दाश्त करने का हौसला नहीं। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं कैसे यकीन कर लूं, जबकि आज भी आपके हर अंदाज में वैसे ही जा रही थे। आज भी अपनी बात मनवाने और जीत लेने का ख्याल ही आपको कुछ और सूझने नहीं देता। पता नहीं मुझे क्या हुआ था। मैं उनसे लिपट कर रोते हुए, सिसकियां भरते हुए आहिस्ता से कहती रही, हालांकि जानती थी कि वो कुछ नहीं सुन रहे, कुछ नहीं समझ रहे, फिर भी
दिल पर बोझ ही इतना था, दिल में दुख ही इतना था कि क्या ये एहसास कम तकलीफ देता कि ये शख्स जिससे मैं अपने ताईं नफरत करती रही, उसकी तकलीफ पर तड़प उठी थी। वह दर्दगर सितमगर होकर भी मुझे प्यारा था, तो उसकी वजह एक ही थी। अपने आप से कतराना और नजर चुराना क्या मानी रखता था। हकीकत तो बदल नहीं सकती ना। न जाने कितनी देर यूं ही आंसू बहाते बीत गई थी। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई तो मैं चौंकी और जल्दी से अबू दाऊद से अलग होकर उठ बैठ गई। इस दौरान डॉक्टर साहब के साथ माली का लड़का अंदर चला आया था। अब क्या हुआ इन्हें? बल्कि जो हो रहा है होने दें, जबकि आप दोनों ने एक ही जिद बांधी हुई है। मोहतरमा, मुझे समझ नहीं आती कि जब ये मरना चाहते हैं और आपको परवाह नहीं, तो आप लोग मुझे बार बार क्यों बुलाते हैं? डॉक्टर साहब आते ही मुझ पर बरस पड़े। वो सारी नहीं, किसी हद तक सूरत हाल से तो आगाह हो ही चुके थे। उनकी नाराजगी कुछ ऐसी भी बेजा नहीं थी। शर्म के मारे मेरा सर ऊपर नहीं उठ सका। वो गुस्से में आगे बढ़े और अबू दाऊद को ट्रीटमेंट देने लगे। 10-15 मिनट इस काम में मुसलसल लगे रहने के बाद वो सीधे हुए तो उनका मूड अभी भी बहुत ही ऑफ था। ये कुछ मेडिसिन है जो लाजमी इन्हें इस्तेमाल करानी है। अगर आपने अब भी प्रॉपर इलाज ना करवाए तो प्लीज इसे मेरी गुजारिश समझ लें कि मुझे दोबारा मत बुलाइएगा। इंसानी हमदर्दी में मैं जहां तक कर चुका वो काफी है। अगर इंसान खुद अपने आप को बचाना न चाहे तो हर दवा और इलाज बेफायदा हो जाता है। उन्होंने किसी कदर नाराजगी से कहा और पलट कर जाने लगे कि मैंने बेसाख्ता उन्हें पुकार लिया। 1 मिनट डॉक्टर साहब, इन्हें अभी तक होश क्यों नहीं आया? मैं उनसे नजर चुराकर बोली तो जवाब में उन्होंने गहरी अफसोस भरी सांस खींचते हुए मुझसे कहा, देखिए, इन्होंने अपना केस खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई सालों से शिद्दत की शराब नोशी ने इनके फेफड़ों को बुरी तरह डैमेज कर दिया है। अब सिर्फ एहतियात और परहेज ही इनका इलाज है, साथ में प्रॉपर चेकअप और संजीदगी से करवाया गया इलाज। वेल, मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है, 5-7 मिनट बाद होश आ जाएगी। मुझे तसल्ली देने और दवा का तरीका इस्तेमाल समझाने के बाद वो कमरे से चले गए और मैं खामोश बैठी अबू दाऊद को देखती रही। अब इसके सिवा कोई हल न था कि मैं उनके सामने घुटने टेक देती। ऐसा मैं सिर्फ उनकी जिद की वजह से तो न करती, उनकी मोहब्बत का भी ये तकाजा था कि मैं ये सब करती, और मैंने उनकी बात मानने, उन्हें माफ करने का फैसला कर लिया था। बहरहाल, मैं सब कुछ खोकर भी अभी अपनी आखिरी जमा पूंजी भी खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दाऊद, उठ जाए आप, मैं नाश्ता लेकर आई हूं आपका। मैंने ट्रे टेबल पर रखते हुए उन्हें आवाज दी तो वह जरा सा हिलकर करवट बदलकर आंखें खोलकर मुझे देखने लगे। चले फ्रेश होकर आए जल्दी से। मैंने आगे बढ़कर उनके जिस्म से कंबल हटाया। वो उठकर बैठ के मगर बिस्तर नहीं छोड़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया। हनी, ये कोई ख्वाब है ना? नहीं, हकीकत है ये, चले उठे। मैंने उनसे कहा तो वो उसी संजीदगी से मुझे देखते रहे। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? सवाल हुआ था और मैं चंद लम्हे के लिए खामोशी से उन्हें देखती रही। फिर गहरी सांस भरकर कहा, हाँ, कर दिया है। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, इसलिए माफ किया ना? वो सारी बातें अभी पूछ लेंगे, पहले नाश्ता कर लें आप। मैंने बात बदल कर कहा, मगर उनका मूड नहीं बदल सकी। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम खफा क्यों हुई थी मुझसे? उनके सवाल पर मैंने शाकी नजरों से उन्हें देखा। क्या आपको नहीं पता कि मैं क्यों खफा थी? मुझे बेहद दुख हुआ था। जवाब में वो कुछ आहिस्तगी और नरमी से मुस्कुराए और फिर किसी कदर शोखी से बोले, हाँ, पता है मुझे कि वो मुझसे रूठे हैं तो सिर्फ इस बात पर कि जब हम प्यार करते हैं तो हद तक भूल जाते हैं। मुझे उनकी शरारत ने एक बार फिर हया से सुर्ख कर दिया था। मैं बेसाख्ता नजरें चुरा गई और वो मेरी कैफियत को देखकर हंसने लगे थे। आप हमेशा एक नंबर के बदतमीज रहेंगे। सुधरने की उम्मीद तो मुझे छोड़ ही देनी चाहिए। मैंने किसी कदर गुस्से से कहा तो उन्होंने ठंडी सांस भरी। वेल, अब ऐसी भी बात नहीं। देखो मैं कितना बदल गया हूं, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी मोहब्बत में। वरना मुझे किसी की कभी कोई परवाह नहीं रही। मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी। हिजाब, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूं। और किसी शायर ने क्या खूब शेर कहा है कि कुछ रंग तेरे रूप में यूसुफ की तरह है, वरना मैं तेरे हिजर में याकूब न बनता। बस ऐसी ही बात है जनाब। उनकी आंखों में शोखी का रंग था। सिर्फ मेरी एक जरा सी तवज्जो, जरा सी बातों ने उन्हें कितनी जल्दी जिंदगी की तरफ पलटा लिया था। मैं उन्हें देखती रहेगी। सुनो हिजाब, तुम्हें यकीन नहीं है ना मेरी बात का?
उन्होंने एकदम मेरा हाथ थाम कर पूछा तो मैंने गहरी सांस भरकर सर झुका लिया। कुछ देर के लिए वो खामोश होकर बोले, देखो हिजाब, मैं तुम्हारी खुशी के खातिर ओन से बार बार माफी मांगता रहा हूं, मगर वो किसी भी मेरी बात का यकीन करने को तैयार नहीं। क्या किसी बुरे इंसान का बदल जाना खिलाफ फितरत है हिजाब, जो कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं कि मैं भी बदल सकता हूं? वो जैसे बेबसी की इंतहा पर जाकर मुझसे पूछ रहे थे और मैंने तो जैसे सुना ही नहीं। मैं तो इस जगह पर अटक गई थी कि वो ओन भैया से माफी मांगने गए थे। मेरी खामोशी पर उन्होंने गहरी सांस भरी और फिर बोले, लेकिन तुम फिक्र मत करो हिजाब, मैं ओन को यकीन दिला कर रहूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं हनी कि तुम्हारा जो भी नुकसान मेरी वजह से हुआ है मैं उन्हें जरूर पूरा करूंगा। दाऊद, नाश्ता कर लेना आप, मैंने फौरन बात बदलते हुए कहा तो वो गहरी सांस भरते उठकर वॉशरूम में चले गए। मैं सर झुकाए अपनी सोचों में गुम बैठी थी कि जब किसी बेहद जानी पहचानी आवाज पर चौंक कर पीछे मुड़ी और अगले ही लम्हे में हैरान और परेशान रह गई थी। मेरी नजरों के सामने जो मंजर था वो इतना नाकाबिले यकीन था कि मैं आंखें फाड़े बस ममा, पापा, ओन भैया, रोशी, फैजी भाई के साथ अपने सब प्यारों को देखती रह गई थी। यह वाकई मेरा एक सपना था। भला वो सब मुझसे मिलने कैसे आ सकते थे? मैं सोच रही थी, मगर जब मामा ने आगे बढ़कर मुझे गले लगाया तो मेरा यह ख्वाब एकदम यकीन में बदल गया। मैं उनसे लिपट कर धाड़े मार मार कर रोती चली गई थी। ए मौजे हवा, तू ही बता, वो दोस्त हमारा कैसा है जो भूल चुका हमें कब से, वो जान से प्यारा कैसा है? क्या उसके जीवन लम्हों में कोई लम्हा मेरा बाकी है? क्या उसकी जागती आंखों में मेरी याद अभी भी बाकी है? अगर ऐसा नहीं तो तू ही बता, हम याद उसे क्यों करते हैं? वो हमसे बिछड़ के खुश है अगर, तो पल पल हम क्यों मरते हैं? ए मौजे हवा, तू ही बता, हम पल पल क्यों मरते हैं? मैं रात को सोने के लिए कमरे में आई तो अबू दाऊद का शिकवा भरा मैसेज था, जिसे पढ़कर मैं एकदम मुस्कुराई थी। मुझे ममा और भैया अपने साथ ही ले आए थे तो वजह बहुत सारी खुशखबरी का इकट्ठा होना था। फैजान भाई का बेटा हुआ था, रोशाने प्रेग्नेंट थी और ईसा भाई के लिए भी मामा ने लड़की पसंद कर ली थी। और सबसे बड़ी खुशी तो हम सबकी सुलह थी। अबू दाऊद के भैया ने माफ कर दिया था तो उसके पीछे सबसे ज्यादा ईसा भाई और रोशाने की कोशिशों का कमाल था। मुझ पर सारी बातें साफ हुई तो मैं कभी जज्बात में आकर रोती तो कभी हंसने लगती। हर तरफ एक खुशी थी, एक सुकून था, मोहब्बतें और मान थे। मुझे खुदा ने सब कुछ लुटा दिया था, अबू दाऊद समेत। मैं वहां आई थी तो वापस जाने को दिल भी चाहता तो कभी ममा रोक लेती, कभी रोशी तो कभी ईसा भाई। अबू दाऊद हर रोज मुझे लेने आते और हर रोज ही मुंह लटकाकर वापस चले जाते और मैं अपनी हंसी छुपाती रहती। आज उनका यह मैसेज आया था और मैंने उसी वक्त उन्हें कॉल कर ली। आज आप आए क्यों नहीं? सलाम दुआ के बाद मैंने पूछा तो वो बोले, मोहतरमा वो मेरा ससुराल है, रोज का आना जाना कदर कम भी कर सकता है, जो बड़ी मुश्किल से मुझे हासिल हुई है। तुम ऐश करो, मेरा क्या है, मैं रातों को सो ना पाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? वो मसनूई नाराजगी से बोले तो मैं हंसती चली गई। चले आप आ जाएं, मैं चलूंगी आपके साथ। पक्का वादा ना? वो एकदम पुरजोश होकर बोले तो मैंने कहा, जी बिल्कुल पक्का वादा। अब उसामा भी तो नहीं रहता ना, हर वक्त आपका नाम लेता रहता है। अच्छा, और तुम? मैं तो यहां ज्यादा खुश हूं। जाहिर है इतने अरसे बाद अपने घर वालों से मिली हूं। मैंने जानबूझकर यह बात कही तो उन्होंने ठंडी सांस भरते हुए कहा, उफ जालिम लड़की, कभी इजहार मोहब्बत करके मुझे खुशी मत देना। उनके अंदाज पर मैं फिर हंस पड़ी और यूं ही हंसते हुए फोन बंद कर दिया। फिर उठकर अपनी चीजें समेटकर बैग भरने लगी कि उनसे मिलने की बेचैनी तो मुझे भी थी। वो जो सारी उम्र मुझे दर्द देता रहा, जो सारी उम्र दर्द कर रहा, अब मेहरबान हुआ था तो मैं चाहतों के रंग अपनी हथेलियों पर बिखरते देखना चाहती थी। मैं उस रब की शुक्रगुजार भी थी कि जिसने मुझे मेरी सभी चाहतें वापस लौटा दी थी। क्या इससे बढ़कर भी कोई खुशी हो सकती थी मेरे लिए? आप सबका क्या ख्याल है?